नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की इंग्लिश सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए भैया, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इंग्लिश की सीरीज कंटिन्यू डे बाय डे चल रही थी और आज आपको आपकी इंग्लिश सीरीज का लेक्चर नंबर 9 मिलने वाला है। ठीक है, तो हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन उससे भी पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बातचीत में हम ये करेंगे कि देखेंगे कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले दिन से लेकर अब तक का अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो सब्जेक्ट की टेबल पढ़ी, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, पर्सन के बारे में पढ़ा, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा। ठीक, उससे भी पहले भी तमाम सारी इंट्रोडक्शन की क्लासें हुई थी, वो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और उसके साथ ही साथ अभी जस्ट जब हमने 8वां लेक्चर ख़त्म किया तो 8वें लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? सेंटेंस के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग कह देते हैं द सेंटेंस। ठीक, तो सेंटेंस के बारे में पढ़ा हमने, कितने तरीके के होते हैं सेंटेंस और वो कैसे स्टार्ट होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, अंग्रेजी उनकी कैसे बनती है और हिंदी उनकी कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो चलिए बिना देर किए उन्हीं सेंटेंस के बारे में हमें और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है। उन सेंटेंस के बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो बिना देर किए हम अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और आप सभी को पता है कि आज हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है और सीरीज हमारी इंग्लिश की है। तो ठीक है भैया, चलिए 9वें लेक्चर में क्या कुछ खास होने वाला है, सीखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो इंग्लिश को सीखते हैं भैया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपनी पिछली क्लास को ही उठाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए उस वाली सीरीज में हमने एक्सप्लेन तो किया था जितना हमसे हो सका, लेकिन समय कम होने की वजह से हमने थोड़ा सा आखिरी में स्पीड बढ़ा दिया था। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी आज की इस क्लास में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पिछली क्लास का ही मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको नया मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक, हमारी जो पिछली सीरीज थी उसमें हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। चलिए हम इसको लिखे दे रहे हैं द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के बारे में। ठीक, जितनी चीजें रटने वाली थी वो मैंने उसमें बता दी थी, समझा भी दिया था। ठीक है, अब हम उसी सेंटेंस की सीरीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 1 घंटे में जितना कुछ हो सकता है मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, एक बात बताइए, अल्फ़ाबेट का नाम सुना है ना आप लोगों ने? अल्फ़ाबेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिंदी में बोले तो वर्णमाला, अगर हिंदी में कहे तो वो है हमारी वर्णमाला, वर्णों की माला। ठीक है, अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला का कोई मतलब ही नहीं है भाई। इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं तो हम इंग्लिश के जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। आपको पता है कि जो अल्फ़ाबेट हैं, 2 या 2 से अधिक जब अल्फ़ाबेट मिलते हैं तो किसी वर्ड का फॉर्मेशन होता है, किसी वर्ड का निर्माण होता है। और वर्ड जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या करता है, कोई ना कोई मीनिंग देता है, कोई ना कोई अर्थ देता है। यानी कि अगर हम किसी वर्ड का निर्माण करें, किसी वर्ड का फॉर्मेशन करें और वो हमें कोई अर्थ ना दे, तो हम उसे क्या नाम है, वर्ड नहीं कहेंगे। समझ रहे हो नहीं? यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्ड्स का मतलब होता है कई सारे अल्फ़ाबेट मिला सकते हैं, मिला के बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग जरूर होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग जरूर होना चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में पढ़ लिया था, पढ़ लिया नहीं था, पढ़ा होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वॉवेल की अगर हम बात करें तो वॉवेल हमारे होते हैं 5 A E I O U। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमारे जो वॉवेल होते हैं, ठीक है, वॉवेल होते हैं 5 A E I O U। ठीक है, और इन्हीं सीरीज में हमारा एक और चलता है जिसको बोलते हैं सेमी वॉवेल। क्या होता है? सेमी वॉवेल। इंग्लिश में केवल 2 ही सेमी वॉवेल होते हैं, Y और W। चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, बात तो वही है। इंग्लिश में 2 सेमी वॉवेल होते हैं, यानी इंग्लिश में 2 अर्धस्वर होते हैं। इंग्लिश में 2 अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर इसका मतलब होता है। ठीक है,
तो Y और W जो होता है वो हमारे इंग्लिश के दो अर्धस्वर हैं। अगर इसी चीज को हम हिंदी की तरफ लेके जाएं, हिंदी वर्णमाला की तरफ लेके जाएं, तो वहां पे हम इसको बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। और उन अर्धस्वरों में आपके पास होता है या, रा, ला और वा। ठीक है, हिंदी में जो अर्धस्वर होते हैं वो 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक, एक चीज और दें, हालांकि हिंदी हम नहीं पढ़ा रहे लेकिन फिर भी बताए दे रहे हैं। तो या, रा, ला, वा हमारे अर्धस्वरों में आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको हम मिटाए दे रहे हैं। हम केवल और केवल क्या पढ़ेंगे? सेमी वॉवल। और मतलब अपने सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन हम थोड़ा दूर से आपको लेके आ रहे हैं कि कैसे हम सेंटेंस को दिमाग में और रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि तो हम देखेंगे इसमें ये कि वॉवेल और सेमी वॉवेल, उसके बाद में वर्ड, और वर्ड के बाद में जो हमारा आता है, वर्ड के बाद में हमारा आता है सेंटेंस। तो हम सेंटेंस को भी फॉर्मेट करेंगे लेकिन पहले हम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बनी वो बनी ध्वनि। वो क्या बनी? ध्वनि। और ध्वनि के बाद बना आपका वर्ण। तो वर्ण को ही हम इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट जब हम 2 या 2 से अधिक अल्फ़ाबेट को एक साथ मिलाते हैं, सुने, 2 या 2 से अधिक अल्फ़ाबेट को एक साथ मिलाते हैं, तो जब अल्फ़ाबेट मिल जाते हैं तो उससे किसी न किसी वर्ड का फॉर्मेशन होता है, किसी न किसी वर्ड का निर्माण होता है। और अगर वो वर्ड किसी चीज़ का अर्थ देता है तो उसे हम वर्ड मान लेते हैं, अन्यथा नहीं। अगर किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन किया जाए और वो निरर्थक है तो उसे हम वर्ड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जब कई सारे वर्ड मिलेंगे लेकिन उन सारे वर्ड्स को जब हम सही फॉर्मेट में रखेंगे तब बनेगा सेंटेंस। होता क्या है, सेंटेंस बनाने के लिए जो इंग्लिश भाषा है वो इस फॉर्मेट की होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो हमारी इंग्लिश है वो SVO लैंग्वेज है। हमारी इंग्लिश क्या है? SVO लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली लैंग्वेज है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो हमारी होती है वो होती है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। हिंदी जो हमारी भाषा है वो किस फॉर्मेशन पर आधारित है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। और जो हमारा क्या नाम है इंग्लिश है, अंग्रेजी जो हमारी भाषा है, सुने, वो हमारी किस पर आधारित है? वो हमारी आधारित है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब बिना देर किए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पिछली सारी सीरीज देख चुके हो तो आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मतलब सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं मतलब कोई क्रिया की बात कर रहे हैं, जो काम करते हैं उसी को अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव केस की टेबल ही ऑब्जेक्ट होती है। समझ रहे हो नहीं? यानी आपके दिमाग में आया होगा सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा पॉजिटिव केस होगा और वैसा ही ऑब्जेक्टिव केस होगा। याद आया? तो अब हम अगर आगे की तरफ बढ़ें और इसको हम मिटाते हैं, ध्यान सुनो। सबसे पहली बात, अगर हम किसी सेंटेंस को लिखना चाहें, देखिए हम यहाँ पे सेंटेंस के टाइप टेंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि टेंस जो हम पढ़ते हैं उनके ट्रांसलेशन के हिसाब से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन बता रहे हैं। हम यहाँ पे तमाम सारे सेंटेंस, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, वो सब हम छोड़े दे रहे हैं, वो सब नहीं बता रहे हैं। ये ना देखना कि ये तो गायब किए दे रहा है, हम वो सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग हम कितने टाइप के सेंटेंस का अंग्रेजी बनाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका जो सबसे पहला सेंटेंस होता है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ध्यान सुनना, क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। ध्यान सुनो, हम एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं लेकिन वो सब मत दिमाग में रखो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो पॉजिटिव दिमाग में रखो बस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को कहीं कहीं आप देखोगे लिखा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या वो लिखा होता है भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं अफर्मेटिव सेंटेंस भी मिल जाता है। तो आप दिमाग में रखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हो, दोनों की बात एक ही होती है। लेकिन साथ ही साथ एक नाम आपको और मिल जाता है।
साथ ही साथ एक नाम, जहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया है थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, साथ ही साथ एक नाम आपको और मिलता है, उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अलग लिख दे रहे हैं यहाँ नहीं, ठीक है। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। तो आप दिमाग में सेव कर लीजिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए। सुने, अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करेगा तो असर्टिव सेंटेंस अगर आपका दिमाग आपको दिख रहा है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस। समझ रहे हो कि नहीं? अगर असर्टिव सेंटेंस की बात होगी तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, दोनों के दोनों निगेटिव सेंटेंस। सुने, अगर आपसे असर्टिव सेंटेंस की बात करेगा तो असर्टिव सेंटेंस में दो लोग आते हैं, दोनों के दोनों आ जाते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। समझ रहे हो नहीं? बाकी आपको पॉजिटिव सेंटेंस मिल गया, अफर्मेटिव सेंटेंस मिल गया, तो वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे का नाम ही है बस, तो इसको हम मिटाते हैं, समझाने के लिए बता दी थी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में ढंग से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जितने सेंटेंस हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। अभी टेंस नहीं स्टार्ट किया, इसीलिए पहले हम ये चाह रहे हैं कि आप सेंटेंस को पहचानना सीख लें। हिंदी में लिखा हो तो आप पहचानना सीख लें कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि ट्रांसलेशन करते वक्त आपको दो चीजें पहचाननी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, दोबारा में पहचानना पड़ेगा सेंटेंस कौन सा है, तभी आप उसका क्या नाम है वो कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में ध्यान से देखेंगे। भैया सुनिए ध्यान से, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जिससे काम का होना पाया जाए, मतलब हाँ पाई जाए, हाँ। समझ रहे हो नहीं? पॉजिटिव का मतलब ही होता है सकारात्मक। तो ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने पर, देखने पर, समझने पर, सुनने पर हमें ये पता लगे कि नहीं, इससे अर्थ निकल रहा है कि काम हो रहा है। यानी कि अगर किसी वाक्य से काम का होना पाया जाए, अगर किसी वाक्य से, वाक्य समझते हो ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है कि ये उसे वो हम वाक्य कह सकते हैं, लेकिन वाक्य भी अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसमें भी ग्रामर का यूज होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सेंटेंस से, अगर किसी वाक्य से काम का होना पाया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो एक हम वाक्य लिखते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और सुनो, पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमेशा ध्यान रखो पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, अभी इसके बाद निगेटिव बताएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। तो लगे हाथ हम दूसरे वाले का भी बता देते हैं, दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक, ध्यान सुनिएगा, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस से आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस से काम का नहीं होना पाया जाता है। निगेटिव सेंटेंस को पढ़ने पर आपको एक चीज दिखेगा कि इससे काम का नहीं होना पाया जाता है, और जब भी कभी काम का नहीं होना पाया जाता है तो उस वाक्य में एक शब्द आता है, इसको बोलते हैं नहीं। हिंदी में आएगा नहीं, अंग्रेजी में आएगा नॉट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हम एक लिख लेते हैं। हमने जैसे मान लिया कि मैं खाना खा रहा हूं। ध्यान से देखिए, मैं जितने यहां पे सेंटेंस लिखता हूं मैं कोशिश करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स आसान होते हैं और उन्हें हमें यहां समझाने में आसानी होती है। लेकिन जब हम टेंस पढ़ाएंगे तब सारे रूल्स आपको हम रटवा देंगे, बढ़िया से सिखा देंगे। तो मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। और हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, मैं खाना, ये मैं खाना है, अलग अलग है मैं खाना, वो वाला मैं खाना नहीं है। सुने, समझ रहे हो नहीं? मैं खाना, एक और कोई मैं खाना होता है, हमें नहीं पता कौन सा होता है, हम गाने में सुने कहीं।
तो मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। सुने, अब देखिए दोनों वाक्य ध्यान से देखिए। आपको पता है कि हम लोग क्या है, हम लोग हिंदी बेल्ट के हैं तो हिंदी ज़्यादा जानते हैं, हिंदी के बारे में बहुत जानते हैं हम लोग। लेकिन अभी पूछा जाए तो सही सही हिंदी बताने में आफत आ जाएगी। हिंदी खाली जानते हैं। हिंदी जानने का मतलब हिंदी को पढ़ लेते हैं, हिंदी को समझ लेते हैं, ग्रामर आए चाहे भाड़ में जाए, हिंदी की ग्रामर आए चाहे भाड़ में जाए, लेकिन हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी समझ लेते हैं। चाहे ग्रामर वाली हिंदी बोली जाए और चाहे बिना ग्रामर वाली हिंदी बोली जाए, समझ तो हम सब कुछ लेते हैं ना। तो वही चीज़ है, हिंदी में लिखे हुए वाक्यों को आपको पहचानना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। ध्यान से सुनो, इसमें लिखा है मैं खाना खा रहा हूं, मतलब इसमें जो व्यक्ति बात कर रहा है वो काम को करने की बात कर रहा है कि हाँ ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, मतलब वो खाना खाने की बात कर रहा है। यहां पे दिया है मैं खाना नहीं खा रहा हूं, नीचे वाले में आपको क्या दिखा कि इसमें काम का नहीं होना पाया जा रहा है, कह रहा कि इसमें काम नहीं हो रहा है। तो जब भी कभी किसी वाक्य में काम का होना पाया जाएगा तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा पॉजिटिव सेंटेंस, और जब भी कभी हमारे सेंटेंस से ये पता चलेगा कि हमारा काम नहीं हो रहा है तो उसे हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में इस शब्द को होना अति आवश्यक है, क्योंकि नहीं होगा, ये वाला शब्द होगा तभी तो होगा कि हाँ काम नहीं हो रहा है। बोलो, तो आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। देखिए हम दो बढ़िया से करते हैं। तो मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक। अब ध्यान सुनना, अब आपको पता है कि सेंटेंस तो हम पहचान ले गए, सेंटेंस तो हमारी पहचान में आ गए कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें काम का होना पाया जा रहा है, और ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं की वजह से काम का नहीं होना पाया जा रहा है। दो चीजें क्लियर हो गई। अब शर्त आती है कि हम इसको ट्रांसलेशन कैसे करें, अंग्रेजी में इसको कैसे बोलें। तो अंग्रेजी में इसे बोलने के लिए आपको सारे इंग्लिश के रूल पता होने चाहिए कि कैसे ट्रांसलेशन करना है। तो वो सारे रूल्स पता होने से पहले आज का रूल पता होना चाहिए, हम जो आज बता रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, हम इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए जिस टाइम जिस चीज की जरूरत होती है वही बता रहे हैं, बस समझ रहे हो नहीं? तो देखिए, तो मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए, चाहे इसकी बनाना हो चाहे इसकी बनाना हो, हम इसकी बना लेते हैं, इसकी अपने आप बन जाएगी, क्योंकि केवल इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में केवल इसी शब्द का तो फर्क है, केवल नहीं का तो फर्क है। तो बस एक काम करते हैं, मैं खाना खा रहा हूं और मैं खाना नहीं खा रहा हूं कि हम अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहली बात, हमेशा ध्यान रखो, किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए सेंटेंस पहचानो, सॉरी सबसे पहला काम होना चाहिए टेंस पहचानो। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? टेंस पहचानो। नंबर 2 पर आपको पता होना चाहिए सेंटेंस पहचानो। ध्यान सुनिएगा, पहले क्या पहचानेंगे? टेंस पहचानेंगे, दोबारा में क्या पहचानेंगे? सेंटेंस पहचानेंगे। समझ रहे हो नहीं? और तीसरे नंबर पे अगर आप टेंस पहचान ले गए, अगर आप टेंस पहचान ले गए तो सेंटेंस भी पहचान ले जाओगे, तब आसान हो जाएगा। और अगर सेंटेंस पहचान ले गए तो उसका स्ट्रक्चर भी दिमाग में आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं? तो सबसे पहला काम क्या पहचानेंगे? टेंस पहचानेंगे। नंबर 2 पर क्या पहचानेंगे? सेंटेंस पहचानेंगे। नंबर 3 पर क्या पहचानेंगे? स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा, कैसे अंग्रेजी बनेगी, किसकी अंग्रेजी पहले लिखनी है, किसकी अंग्रेजी नंबर 2 पर लिखनी है। पता है इंग्लिश भाषा बोलने में क्या है प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, क्यों नहीं सीख पाते जल्दी से? क्योंकि हमारी हिंदी जो है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो हमारी हिंदी है, सॉरी जो हमारी हिंदी है वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लैंग्वेज। जो हमारी हिंदी है वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लैंग्वेज। और जो हमारी इंग्लिश है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली लैंग्वेज। इसीलिए हम अपनी अंग्रेजी को, अपनी हिंदी को डायरेक्ट अंग्रेजी नहीं बना पाते, क्योंकि हिंदी में लिखा कुछ और होता है, अंग्रेजी बनाते वक्त उसकी आगे पीछे मीनिंग हो जाती है, उसकी मीनिंग आगे पीछे हो जाती है। भी देखना, ये जैसे दिया गया है इसमें देखना लिखा है मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी बनाते वक्त क्या होगा, कुछ इनको पहले लिखना पड़ेगा, इनको बाद में लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी बनाते वक्त इसकी मीनिंग बाद में होगी, इसकी मीनिंग पहले होगी, इसकी मीनिंग और पहले होगी, इसकी मीनिंग पहले होगी। इसी वजह से हमेशा कंफ्यूजन होती है कि इंग्लिश में हमने गलतियां कहाँ पे करी। और एक चीज सुनो, आप लोग जब अभी क्लास देख रहे हो तो बहुत लोग इंतजार में होंगे कि ये 50,000 मीनिंग वाला वादा कब पूरा करेगा। 50,000 मीनिंग का वादा उस सेंटेंस में ही हो जाएगा।
10,000 सेंटेंस, याद आया कुछ? 10,000 सेंटेंस हैं, और 10,000 सेंटेंस का मतलब हुआ अगर हम हर एक सेंटेंस में 5-5 नई मीनिंग आपको देंगे, हो गई कितनी हो गई? 10 × 5 = 50,000 हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर दिमाग में ये रखा हो कि नहीं अलग अलग हमको मीनिंग मिलेंगी, तो अलग अलग मीनिंग नहीं मिलने वाली। हम यहाँ मीनिंग लिखा कर रटाने वाले नहीं है, हम सेंटेंस में ही सारी मीनिंग्स आपको दे देंगे। देखिए, तो मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो सबसे पहले पहचानना है टेंस कौन सा है, नंबर 2 पर पहचानना है सेंटेंस कौन सा है। पहले टेंस पहचानना है, नंबर 2 पर सेंटेंस पहचानना है। तो बस बड़े आराम से और बिना देर किए, बड़े आराम से बिना देर किए देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में हा मिल गया, हूं नहीं बता रहे हैं, हा मिल गया उसमें चाहे हूं हो कुछ भी हो, लेकिन हा होना चाहिए लास्ट में। टेंस पहचानने के लिए हमेशा किसी वाक्य के सबसे लास्ट में देखते हैं। टेंस पहचानने के लिए हमेशा किसी वाक्य के सबसे अंतिम अक्षर को देखते हैं, अक्षर को, पाई मात्रा को नहीं देखना है, खाली अक्षर देखो। हा दिया है ना, हा दिया है ना, तो अगर हा दिया होता है, अगर हा दिया होता है तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट। मेरी बात ध्यान सुनो, ये किसी बुक में नहीं दिया है, ये मैंने शॉर्टकट निकाले हैं बस इसको पहचानने के लिए, रूल्स को बिना रटे सीखने के लिए। अच्छा, किसी भी किताब को खोल के देख लोगे, हा की हा को प्रेजेंट नहीं कहेगा वो। हम कह रहे हैं कि कहीं पर भी हा मिल गया तो आप उसे कहोगे प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। लेकिन आपको पता है प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उन 4 पार्ट में से भी कौन सा टेंस है ये भी तो पता होना चाहिए। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट का भाग कौन सा है? तो प्रेजेंट का भाग पता करने के लिए ये शब्द देखना पड़ता है, उसके जस्ट आगे वाला ये देखिए। तो हा बताता है प्रेजेंट और रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस। सुने क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस। एक मिनट, कॉन्टिन्यूअस। तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस को ये पहचानना है कि वो टेंस कौन सा है तो सबसे लास्ट में देखेंगे, और कहेंगे टेंस कौन सा है तो सबसे लास्ट में। अगर कहेंगे कि सेंटेंस, मतलब मोटा मोटा तो पता चल गया, हा बताता है प्रेजेंट को और रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस को। ये दिमाग में सेव कर लो, हम टेंस पढ़ाएंगे तो फिर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, तो दिमाग में अभी से रख लो। ये देखो हा दिया, हूं दिया है वो दिमाग से हटाओ, आप हा देखो बस। हा जो हिंदी वर्ड हमने आपसे कहा था ना, हम आपकी इंग्लिश को भी हिंदी बना के पढ़ा देंगे, सारे रूल्स आपको हिंदी में हम रटवा देंगे, हिंदी वाले। अब देखिए, हा बताता है, ये भैया किसी बुक में नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, अगर किसी बुक में जाके ढूंढोगे कि हा बताता है प्रेजेंट को तो नहीं मिलेगा। हम आपको बस याद कराने का, दिमाग में रखने का एक तरीका बता रहे हैं कि दुनिया में कहीं पर भी हा मिल गया, हिंदी बोल रहे हो और हा आ रहा है सबसे लास्ट में, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, हा आया तो प्रेजेंट है, ठीक, प्रेजेंट है। मैं साइकिल चला रहा हूं, हा आया, प्रेजेंट है। हा दिख जाए, कहीं पर भी हा दिख जाए, प्रेजेंट बोल देना बिना संकोच के, हम बाकी सब हम झेल लेंगे, ठीक। तो देखिए, तो हा बताता है प्रेजेंट, PRESENT, ठीक। हा बजाता है प्रेजेंट और रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस। दिमाग में सेव कर लो। सुने, किसी भी सेंटेंस को अगर पहचानना है कि वो टेंस कौन सा है, किसी भी सेंटेंस को पहचानना है कि वो टेंस कौन सा है, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस के आखिरी में जाना है और देखना है कि क्या कहीं हा लिखा है क्या। अगर हा लिखा है तो वो प्रेजेंट है, और उसके जस्ट पहले रहा लिखा है तो पूरा एक नाम बन जाएगा क्या? कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूअस, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ो क्योंकि एक साथ लिखे ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से ये देखो, हा बताता है प्रेजेंट, रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस, तो भैया बताओ कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत? हमें भी कुछ नहीं याद था, लेकिन हमने देखो तरीके से निकाल दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। अब क्या होता है, अब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल पता होने चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल पता होने चाहिए। लेकिन वो रूल आप तभी लगा पाओगे जब आप इस, अब देखो टेंस तो पहचान में आ गया ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन नंबर 2 पर जो पहचानना है वो पहचानना है सेंटेंस कौन सा है। नंबर 2 पर क्या पहचानना है? सेंटेंस कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, नंबर 2 पर हमें क्या पहचानना है? सेंटेंस कौन सा है।
क्या पहचानना है? सेंटेंस कौन सा है। तो ध्यान सुनो, नंबर 1 पर पहचानना है टेंस कौन सा है, नंबर 2 पर पहचानना है सेंटेंस कौन सा है। नंबर 1 पर जब हमने पहचाना कि हा बताता है प्रेजेंट, रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस, यानी टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बिना इसे पहचाने करेक्ट अंग्रेजी ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो। दिमाग में सेव कर लो, यानी इसको पहचानना ही पहचानना पड़ेगा। और सिंपल है, हा मिला तो प्रेजेंट, रहा मिला तो कॉन्टिन्यूअस बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बताओ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब एक बार बताओ, नंबर 2 पर क्या पहचानना है? सेंटेंस कौन सा है। नंबर 2 पर क्या पहचानना है? सेंटेंस कौन सा है। अब एक चीज ये भी ध्यान देना कि सेंटेंस कौन सा है, ये चीज पहचानने के लिए आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस कौन सा है, ये चीज पहचानने के लिए आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। बताओ, अब सेंटेंस पढ़ोगे, मैं खाना खा रहा हूं। अब सेंटेंस पढ़ने के बाद सेंटेंस के भाव को समझो, समझ रहे हो नहीं? सेंटेंस को फील करो, सेंटेंस की फीलिंग समझो। सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है मैं खाना खा रहा हूं। जो बंदा काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, वो काम करने के लिए हाँ कर रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में काम का होना पाया जाए तो हम उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, यानी दूसरा नाम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। एक नाम को याद कर लो, 2 याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि पॉजिटिव और अफर्मेटिव क्या होता है, एक ही होता है। कोई दिक्कत? किसी बुक में अफर्मेटिव मिल जाएगा, किसी बुक में पॉजिटिव सेंटेंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इसको भी पहचान लेंगे। अगर किसी वाक्य से काम का नहीं होना पाया जाए, अगर किसी वाक्य से काम का नहीं होना पाया जाता है तो हम कहते हैं वो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में इतने का ही फर्क था। चलो हमने इसको ढक लिया, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। बोलो, मैं खाना खा रहा हूं, देखो मैंने नहीं को ढक लिया। बताओ दोनों में कोई फर्क है? आपको सर कोई फर्क नहीं, लेकिन हमने जैसे ही ये हटाया, नहीं खा रहा हूं, इस नहीं की वजह से सेंटेंस का नाम क्या पड़ जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। ठीक, समझ गए? तो टेंस कौन सा है? हा के हिसाब से हा और रहा के हिसाब से हा प्रेजेंट, रहा कॉन्टिन्यूअस, हा प्रेजेंट, रहा कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस भी पहचान लिए, टेंस भी पहचान लिए। अब आता है इन सब की अंग्रेजी को रखने का मेन तरीका। मतलब अब ये जो शब्द दिए गए हैं, इनकी आपको अंग्रेजी पता होनी चाहिए। ये जो शब्द दिए गए हैं, इनकी आपको अंग्रेजी पता होनी चाहिए। भैया यहां पर हम आपको ट्रांसलेशन करना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको अंग्रेजी बनाना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको केवल और केवल सेंटेंस पहचानना बता रहे हैं। बस सेंटेंस पहचानना सिखा रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं पहचान पा रहे हो कोई बात नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं पहचान पा रहे हो कोई बात नहीं, आप केवल सेंटेंस पहचानने की कोशिश करो। बस काम का होना पाया जाए पॉजिटिव सेंटेंस, काम का ना होना पाया जाए तो निगेटिव सेंटेंस। अब सुनिए ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना, हमेशा ध्यान रखो, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो और चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, मुंह से दोहराओ, जहां बैठे हो वहीं पर दोहराओ अपने मुंह से। चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो और चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, उसकी अंग्रेजी बनाते वक्त यानी उसको ट्रांसलेशन करते वक्त हमेशा और हमेशा शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। यानी नंबर 1 पर हमें किसको रखना होता है? सब्जेक्ट को। सुन लो ध्यान से, नंबर 1 पर किसको रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। सुने, नंबर 1 पर इसमें भी सब्जेक्ट होगा, नंबर 1 पर इसमें भी सब्जेक्ट होगा। ध्यान सुनिए, ये स्ट्रक्चर हम बनवाए दे रहे हैं इसी टाइम, STRUCTURE। एक चीज देखना, पिछली वाली क्लास में ही मैंने स्ट्रक्चर बनवा दिया था, लेकिन इस बार हम अलग अलग सेंटेंस लेके बनवा रहे हैं। नंबर 2 पर आपको पता है कि स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, उसकी अंग्रेजी अगर बनानी है तो नंबर 1 पर क्या रखना है? नंबर 1 पर आपको सब्जेक्ट ही रखना है। ये बना रहे हैं, ये है स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। ढांचा का मतलब हुआ कि हम अंग्रेजी बनाते वक्त किसकी मीनिंग पहले रखें, किसकी बाद में रखें, किस जगह पर कौन सी मीनिंग रखें। क्योंकि होता क्या है, अंग्रेजी भाषा में मीनिंग को हर एक वर्ड मीनिंग का सही स्थान होता है, किसको कहां पे रखना है, कहां पे नाम रखना है, कहां पे काम रखना है। क्योंकि आपको पता है कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसमें किसी का नाम आएगा, किसी का काम आएगा, किसी की पहचान आएगी। 3 ही चीज तो हो सकती है भाई। जैसे हम हैं, हम कह रहे हैं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इसमें क्या बोला? मैं के बारे में बोला, सब्जेक्ट के बारे में बोला,
पढ़ाने के बारे में बोला और तुम्हारे बारे में बोला। यानी कि हमने क्या क्या कहा, हमने सब्जेक्ट बोला, वर्ब बोला और ऑब्जेक्ट बोला। इनकी अंग्रेजी को ही सही अगर फॉर्मेट करके रख ले गए, यानी किसकी मीनिंग कहाँ पे रखी जाएगी, केवल वो सीख लो, आपकी इंग्लिश तैयार है, कंप्लीट है। इंग्लिश को लोग हवा मानते हैं। हवा समझते हो? हवा का मतलब कठिन, कठिनाई मानते, मतलब ये समझ लो कि इंग्लिश को बड़ा कठिन समझते हैं, जबकि इंग्लिश कठिन वठिन कुछ नहीं है, इंग्लिश खिलवाड़ है। हालांकि वैसे तो हम बताते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन इंग्लिश खिलवाड़ है, इंग्लिश में कुछ नहीं है। सुने, 20 दिन के अंदर इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन अभी आपको 20 दिन में नहीं सीखना है, अभी आपको कितने दिन में सीखना है, 600 क्लास में। याद आया कुछ? चलिए, तो नंबर 1 पर रखा जाएगा सब्जेक्ट। नंबर 1 पर रखा जाएगा सब्जेक्ट। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सेंटेंस चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, उसके स्ट्रक्चर में नंबर 1 पर सब्जेक्ट ही रखा जाएगा। समझ रहे हो नहीं? अब उसके बाद में हम नंबर 2 पर जाएंगे। नंबर 2 पर क्या करेंगे? नंबर 2 पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ रूल पता होने चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ रूल पता होने चाहिए। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है इज, एम और आर। भैया मैं एक बात बता दूं आपको, ये इज एम आर मैं अभी के लिए लिखा दे रहा हूं, अगर याद आ रहा है तो याद कर लेना, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, हम केवल इस सेंटेंस को कराने के तरीके बता रहे हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया, हम एच वी लिख दिया, यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम और आर। सुने क्या होती है? इज, एम, आर। तो सबसे पहली बात एक चीज और ध्यान रखिए, नंबर 2 पर चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, नंबर 2 पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। ध्यान से देखिएगा, नंबर 2 पर क्या रखी जाती है? हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। दिमाग में सेव कर लो। वो जरूरी नहीं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही हो, टेंस कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, हमें सेंटेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना होता है, हमको सेंटेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर याद करना होता है। तो नंबर 1 पर अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो नंबर 1 पर सदैव आपको सब्जेक्ट रखना है, नंबर 2 पर आपको सदैव हेल्पिंग वर्ब रखना है। सदैव मतलब ऑलवेज, हमेशा। तो नंबर 2 पर आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। सुने, नंबर 3 पर पहुंचोगे तो नंबर 3 पर रखना है मेन वर्ब। क्या रखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। हम यहाँ पे लिखे तो हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हम बस ऐसे एमवी लिख दिए। एमवी मतलब मेन वर्ब। सुने, एमवी मतलब मेन। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं मेन वर्ब, लेकिन सुनिए, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो नंबर 3 पर आपको देखो, इसमें नंबर 1 पर सब्जेक्ट था, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब थी, नंबर 3 पर क्या था? मेन वर्ब थी। लेकिन अगर आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो नंबर 3 पर आपको मेन वर्ब नहीं रखनी है, नंबर 3 पर आपको नॉट रखना है। क्या रखना है? नॉट। नंबर 3 पर आपको नॉट बोलना है, नंबर 4 पर आपको मेन वर्ब लिखनी है। सुने, नहीं समझ पा रहे हो तो दिमाग में सेव कर लो, दिमाग में सेव कर लो कि निगेटिव सेंटेंस में जो नॉट का प्रयोग होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से जस्ट पहले किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये चीज दिमाग में रख लीजिए। ऐसा समझ में नहीं आया? बोलो। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अब क्या करना है। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गया। अब आपको यहाँ पे अगले नंबर पर रखना है, 4 नंबर पर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस वाली टेबल, उसी में से कोई बंदा इसमें आ जाएगा। और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड। कुछ अन्य शब्द भी आते हैं, उनको हम लास्ट में चिपकाते हैं, ठीक। और फिर आएगा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक। नंबर 5 पर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में बढ़िया सा बना लीजिए। हमारे में थोड़ा सा कचड़ा हो गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको कैमरे में तो साफ दिख ही रहा होगा। एरो एरो लगा दिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा, तो इसमें भी हम मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। इसके बाद में नंबर 6 पर इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें ऑब्जेक्ट के बाद, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? अदर वर्ड। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? अदर वर्ड। और फिर लगेगा फुल स्टॉप, यानी छठे नंबर पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुने, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके इंग्लिश सीखने के लिए। हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर दिए हैं क्योंकि हमें
सेंटेंस करना है, इस सेंटेंस का अंग्रेजी बनाना है, थोड़े से नीचे जगह यूज कर लेंगे। चलिए, तो इसकी अंग्रेजी हमें बनाना है। हमने इसका ढांचा बना दिया है, अब हमको इसकी अंग्रेजी बनाना है। आपको केवल आज की क्लास में केवल आपको सेंटेंस पहचानना सीखना है, केवल सेंटेंस पहचानना सीखना है और उसका स्ट्रक्चर सीखना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। अगर हम अंग्रेजी बना रहे हैं और आप अंग्रेजी नहीं बना पा रहे हैं तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि हाँ, हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हमने जो पढ़ाया है, सर ने जो पढ़ाया है, उसमें हमें केवल सेंटेंस पहचानने का तरीका पता हो जाना चाहिए और स्ट्रक्चर पता हो जाना चाहिए, बस। ठीक है, अब बताओ, अंग्रेजी बनाते हैं हम इसकी अंग्रेजी बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी इसकी होगी वही अंग्रेजी इसकी होगी, क्योंकि यहाँ लिखा है मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ लिखा है मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। यानी इसकी इंग्लिश जब बन जाएगी तो सेम टू सेम वही छाप देंगे, केवल नॉट बढ़ा देंगे, बस। बोलो, नहीं समझ रहे हो? तो भैया क्या नाम, हो सकता है इधर उधर गाने वाने की आवाज़ आ रही हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को हम नंबर 1 पर रखेंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी हम नंबर 1 पर रखेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी तो रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट इस सेंटेंस में ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। मैं खाना खा रहा हूं में सब्जेक्ट कहां पर लिखा हुआ है, तो आप देखोगे नजर दौड़ा के, तो ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका कर्ता, ये काम करने वाली चीज है। देखिए गाना बज रहा है, हम हो सकता है इस क्लास को अभी तुरंत स्टॉप कर देंगे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो मैं खाना खा रहा हूं, तो सबसे पहले हम मैं की अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसकी शुरुआत अंग्रेजी बनाते वक्त कहां से होती है, सब्जेक्ट से होती है। और हमने देखा कि आई वी यू दे वाला मैं जो है, आई मीन्स मैं होता है ना, वो वाला मैं पहले यहां लिखा जाएगा। तो इसकी हिंदी क्या होगी, आई। इसकी हिंदी क्या होगी, आई। भैया 5 मिनट के लिए थोड़ी सी आवाज़ बाहर की आ रही होगी, एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये कंप्लीट कराने के बाद ही क्लास को बंद करेंगे, इससे पहले नहीं बंद करेंगे। ठीक, तो आपको केवल ये क्लास देखनी है, गाना नहीं सुनना बाहर के। तो आई मीन्स होता है मैं, तो मैंने सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख दिया। नंबर 2 पर हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का रूल आपको याद होना चाहिए, हम आपको आने वाले टाइम पे याद करवाएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा हमने क्या लिखा था, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर, तीन में से कोई एक। तो इसका मतलब ये होगा कि आई के साथ सदैव, ध्यान सुनो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, दोहराओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सदैव आई के साथ एम का ही प्रयोग होता है। ये देखो हमने कर दिया, आई के साथ हमेशा और हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो नंबर 2 पर लगाएंगे एम, आई एम। ठीक है, नंबर 3 पर अगर हम जाएंगे तो साथ ये भी कर लेना, सब्जेक्ट नंबर 1 पर सब्जेक्ट है तो नंबर 1 पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। आप कहोगे सर एम, तो एम लग जाएगी। नंबर 3 पर जब जाएंगे तो आएगी मेन वर्ब, लेकिन यहां नंबर 3 पर आएगा नॉट, नंबर 3 पर नॉट। तो नॉट कहीं से लाना थोड़ा ना, ये नॉट है वही लिख दो नॉट। लेकिन इसमें नंबर 3 पर आपको लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, यानी उस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, मेन काम कौन सा हो रहा है। तो आप देखोगे मैं खाना खा रहा हूं, यानी इस सेंटेंस में जो काम है वो है खा। खा का मतलब खाने को खाना, चबाना, जुगाली करना, यानी खाने की अंग्रेजी लगाना है। खाने की अंग्रेजी इस वाले की नहीं, इस वाले काम की अंग्रेजी। ये खाना नाम है, ये खाना काम है। अच्छा, खाना 2 होते हैं भाई, एक खाना होता है जो मुंह से चबाते हैं, काम करना, एक खाना होता है जो सामने रखा होता है। लेकिन उस खाने को खाना हम बोल दिए, लेकिन वो भोजन है ना कि खाना। खाना का एक काम है, तो ये वाला खाना काम है, यानी नंबर 3 पर हमको काम लगाना। देखो, नंबर 1 पर नाम, नंबर 2 पर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पर आपको लगाना है काम। तो काम खाने का है, तो खाने को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, ईट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईट। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सुन लो मेरी बात ध्यान से, किसी भी टेंस में अगर आपको रहा रही मिल गया, यानी कि अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी हो, उसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़नी पड़ेगी, वरना गलत माना जाएगा। क्योंकि आईएनजी फॉर्म बताती है कि आपका काम जारी है। मैं खाना खा रहा हूं मतलब लगातार खाना शुरू है, स्टार्ट है। तो ईट नहीं लिखेंगे, ईटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईटिंग। क्यों, क्योंकि इस रहा के लिए आईएनजी लगती है। देख लो,
खा का मतलब ईट होता है, खा का मतलब ईट होता है, लेकिन रहा के लिए क्या लगाया गया, इंग, ING, और हूं के लिए एम लगाया ही गया है। तो देखो आई एम ईट, ईट तो हो जाएगा लेकिन रहा, यानी कि ईट तो लगा देते लेकिन काम जारी है इसलिए ING जोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा आई एम ईटिंग। क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हो ना। अब खाने को क्या बोलते हैं, मील भोजन, फूड भोजन। तो आई एम ईटिंग मील कर लो चाहे फूड कर लो, दोनों सही है। आई एम ईटिंग फूड, FOOD फूड, और ये लगा दिया फुल स्टॉप। देखो अब इसमें ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगाया, फूड। अदर वर्ड इसमें है नहीं, जब अदर वर्ड है नहीं तो लगेगा है नहीं, अगर अदर वर्ड होता तो लगाते, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बन गया हमारे पास सेंटेंस आई एम ईटिंग फूड। ये हो गया आपका मैं खाना खा रहा हूं। देखा, देखो कैसे बना, आई की अंग्रेजी यहां लिखी गई और हूं की अंग्रेजी लिखी गई, फिर उसके बाद में ईट की अंग्रेजी लिखी गई, फिर इसके लिए ING लगाई गई और फिर ये लिखा गया खाना। इसीलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। कौन सी, इंग्लिश हमारी भाषा कैसी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि नंबर 1 पर नाम लगता है, नंबर 2 पर काम लगता है, मतलब एम के साथ जुड़कर काम, नाम, काम। अगर अंग्रेजी में देखोगे तो नाम और काम, हिंदी में देखोगे तो क्या आएगा, काम, नाम, और ये नाम नहीं आएगा, ये कर्म आएगा, काम बाद में आएगा, नाम काम, और यहाँ पे नाम है लेकिन काम है, और यहाँ पे क्या है, कर्म के साथ है, ऑब्जेक्ट है। यह है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यह है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो इस खाने की अंग्रेजी सबसे लास्ट में लिखनी पड़ी, इसीलिए अंग्रेजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है सबको, क्योंकि स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं है। अब इसकी अंग्रेजी बनाए, आई एम नॉट। अब आई एम नॉट के लिए हमें पता है कि नॉट तक का तो ठीक है, आई एम नॉट लग गया। अब आपको पता है कि ये खाना नंबर 4 पर लगेगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहाँ पे काम, मेन काम कौन सा है, खाने का, मुंह से खाने का। तो मुंह से कोई चीज खाना अंग्रेजी में ईट होता है, लेकिन रहा लगा है इस वजह से यहाँ पे लगेगा ING। तो ईट के साथ ING लगेगा, बन जाएगा ईटिंग। तो आई एम ईटिंग, लेकिन क्या ईटिंग भाई, क्या ईटिंग, आप कहोगे सर फूड, तो आई एम ईटिंग फूड। ठीक, आई एम ईटिंग फूड। अब एक बात बताइए, क्या दोनों सेंटेंस में कोई रॉकेट साइंस आपको नजर आई, कोई ऐसी चीज नजर आई जिसमें जो आपको समझ में ना आई हो। वीडियो पॉज कर लीजिए, सेंटेंस लिख लीजिए, हम कैमरे को थोड़ा सा सीधा करते हैं। ये हमने कैमरे को सीधा कर दिया, नीचे जो छूटा है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आप पीछे वीडियो पीछे करके उसको फिर से नोट कर सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इन दोनों को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 42 मिनट हो चुका है, यानी 42 8 50, 10 साढ़ा, आपके पास 18 मिनट बचे हैं। बढ़िया से सुन लीजिए बिना देर किए, और बढ़िया से चिपका लीजिए। इसीलिए हम 1 घंटे की क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बस लिमिटेड पढ़ाते हैं, बस इतना पढ़ाते हैं कि, इतना सिखाते हैं कि आपके समझ में आ जाए, आप बढ़िया से करें। ठीक है, तो बस आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस के बारे में पढ़ा। सेंटेंस में भी हमने केवल 2 सेंटेंस पढ़े, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब हुआ जिससे काम का होना पाया जाए, और निगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ जिससे काम का ना होना पाया जाए। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटेंस के भाव को समझना है। सेंटेंस कह क्या रहा है उसे देखना है, उसे फील करना है, सेंटेंस को महसूस करना है। सुने, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो उनके भावानुसार ट्रांसलेशन होते हैं, उनके भाव के अनुसार उनका अंग्रेजी बनाया जाता है, ना कि जो दिख रहा है वो। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस लिखा कुछ और होता है, अंग्रेजी कुछ और बनती है। क्यों? क्योंकि कुछ सेंटेंस तो डायरेक्ट बन जाते हैं देखने के साथ, लेकिन कुछ सेंटेंस क्या होते हैं, उनको हमें उनके भावानुसार बनाना होता है। तो भावानुसार सेंटेंस जब बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए दिमाग में क्या रखना है कि आज की क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, और सेंटेंस में भी शुरुआत के इंग्लिश भाषा के हम 2 सेंटेंस पढ़े, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब हुआ जिससे काम का होना पाया जाए, निगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ जिससे काम का ना होना पाया जाए। समझ रहे हो नहीं? और अगर वो सेंटेंस हिंदी में लिखा है, अगर वो सेंटेंस हिंदी में लिखा, ध्यान सुनिएगा, अगर वो सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो वो पॉजिटिव है कि निगेटिव हम पहचान ले जाएंगे, बड़े आराम से पहचान लेंगे। हम देखेंगे कि कह क्या रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं उठा उठा के पटक रहा हूं, मैं कुछ भी कहूं जिसमें काम का होना पाया जाए, बोलो, तो हम कहेंगे सेंटेंस पॉजिटिव है। और अगर उसी सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग कर दिया जाए
कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस क्या बनेगा। आपको सर निगेटिव सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हमें हिंदी सीखकर थोड़ा ना तीर मार देना, हमें हिंदी की अंग्रेजी भी तो बनानी है। तो हिंदी की अंग्रेजी बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। किसका स्ट्रक्चर? पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस का। मैं तुम्हें बता दूं, प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग, कुल मिला के 12 भाग हो जाएंगे। प्रेजेंट के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के 4 भाग, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर के 4 भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल 12 पार्ट जो हुए, इन 12 पार्टों में आप लोग दिमाग में सेव कर लीजिए कि हर एक पार्ट में आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे तो उसमें यही पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस 6 तरीके के ट्रांसलेशन करना है: पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। समझ रहे हो नहीं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे तो फिर 6 टाइप के सेंटेंस ट्रांसलेशन करोगे। कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्यों ना हम अभी पढ़ लें, हम सेंटेंस को पहले ही तैयार कर लें, क्यों लंबा गेम खेलें। तो वहां पे पढ़ाते वक्त जब हम टेंस पढ़ाएंगे तब इतनी हमको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, आपको अभी से ही याद रहेगा, आपके हथियार अभी से तैयार रहेंगे। बोलो, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भैया कई दिन से हम इस वजह से भी क्लास नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि जब हम क्लास शूट करते थे तो बाहर की आवाज़ें, गाना ये सब आने लगता था। लेकिन आज से हमने डिसाइड कर लिया है कि जो बाहर वाले लोग हैं, बाहर वाले अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। हमारी आवाज़ तो बाहर वाली आवाज़ से ज़्यादा तो हमारी आवाज़ आपको सुनाई ही दे रही है, कोई टेंशन नहीं। अब हमारी आवाज़ सुनो, बाकी कौन क्या करता है हमसे क्या लेना देना। वो भी पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं, बस इतना ही तो है। तो चलिए देखते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस, सुनो मेरी बात ध्यान से, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, अंग्रेजी बनाते वक्त नंबर 1 पर सब्जेक्ट से ही शुरुआत होगी। सब्जेक्ट की ही अंग्रेजी रखना है, ध्यान कर लेना। सुने, अगर आप कुछ भी अपने मुंह से अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी नहीं बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो मैंने कहा आई एम अ बॉय, मैंने आई कह दिया ना, पहले आई कह देना, तो दिमाग में रख लीजिए कि आई एम अ बॉय, आई के हिसाब से बोल रहा है, तो या तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। और नॉट का प्रयोग किया नहीं मैंने, तो ये सीधा सा है कि सेंटेंस पॉजिटिव ही है। जिस किसी सेंटेंस की शुरुआत अंग्रेजी में आप पढ़ो और देखो ही शी इट नेम आई वी यू दे से शुरू हो रहा है, तो समझ लेना कि या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा। अगर नॉट नहीं है तो श्योर हो जाओ कि वो पॉजिटिव ही है, और अगर नॉट है तो निगेटिव है, बस। तो बस भैया देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, निगेटिव सेंटेंस की भी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। पॉजिटिव सेंटेंस में नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, निगेटिव सेंटेंस में भी नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। पॉजिटिव सेंटेंस में नंबर 3 पर मेन वर्ब लगाई जाती है, निगेटिव सेंटेंस में नंबर 3 पर नॉट का प्रयोग होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में नंबर 4 पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और क्या नाम है, निगेटिव सेंटेंस में नंबर 4 पर मेन वर्ब लिखी जाती है, मुख्य क्रिया लिखी जाती है। उसके बाद में क्या नाम है, पॉजिटिव सेंटेंस में 5वें नंबर पर अदर वर्ड लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड है तब तो अदर वर्ड लिखा जाता है, वरना ऑब्जेक्ट के पास ही फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। क्या होता है अदर वर्ड, हम आपको बताएंगे। जैसे, और इसमें क्या होता है, 5वें नंबर पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, 6वें नंबर पर, किसमें, निगेटिव सेंटेंस में 6वें नंबर पर अदर वर्ड। इसमें एक स्टेप ज्यादा, एक शब्द ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ था। तो अब बताइए, क्या आपके दिमाग में मोटा मोटा ये चढ़ गया कि हाँ, सेंटेंस के आज हमने केवल 2 टाइप पढ़े, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, 2 टाइप हमने पढ़ लिए। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें काम का होना पाया जाए, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिससे काम का होना ना पाया जाए। सुने, और अंग्रेजी बनाते वक्त पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत कहां से करेंगे, सब्जेक्ट से करेंगे, और निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी सब्जेक्ट से करेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, अंग्रेजी बनानी है, तो सबसे पहले पहचानना होता है टेंस कौन सा है, नंबर 2 पर पहचानना होता है सेंटेंस कौन सा है, उसके बाद पता करते हैं कि स्ट्रक्चर कौन सा लगाएंगे। अगर ये पहचान लेंगे टेंस कौन सा है, अगर पहचान लेंगे टेंस कौन सा है, तो तुरंत पहचानेंगे
सेंटेंस कौन सा है। पहले पहचानेंगे टेंस कौन सा है, फिर पहचानेंगे सेंटेंस कौन सा है। पहले पहचानेंगे टेंस कौन सा है, फिर पहचानेंगे सेंटेंस कौन सा है। अगर पहचान लेंगे टेंस कौन सा है तो तुरंत पहचान ले जाएंगे सेंटेंस कौन सा है। अगर सेंटेंस पहचान लेंगे कौन सा है तो फिर स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा। देख लीजिए, पहले टेंस कौन सा है, फिर सेंटेंस कौन सा है, फिर स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा। बोलो, पहले क्या पहचानेंगे, पहले पहचानेंगे टेंस कौन सा है, नंबर 2 पर पहचानेंगे सेंटेंस कौन सा है, नंबर 3 पर पहचानेंगे स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इतना तो दिमाग में आपके होना ही होना चाहिए। तो आज हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है, 50-52 मिनट हो गया है, हमने आज बहुत कुछ तो नहीं पढ़ाया है, सुने, लेकिन जितना पढ़ाया है उतना हम मान के चलते हैं, इतना आपको ठोस लगेगा, आप सीखे होगे, ठीक है। तो अब दिमाग में आप रिकॉल कर लीजिए, दोहरा लीजिए और ये देख लीजिए कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने आज केवल 2 ही चीज़ें सीखी। सेंटेंस में हमने केवल 2 ही चीज़ें सीखी, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। पता चल गया पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है आपको? हाँ सर पता चल गया पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसा सेंटेंस जिससे काम का होना पाया जाए, ऐसा सेंटेंस जिससे काम का होना पाया जाए वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, इतना दिमाग में सेव कर लीजिए। कहीं का भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे अंग्रेजी बनाते वक्त। फिर कहेंगे निगेटिव सेंटेंस क्या है आपको? सर निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिससे काम का नहीं होना पाया जाए, समझ रहे हो नहीं? और अगर काम का नहीं होना पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस की भी शुरुआत कहां से होती है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट से होती है। पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का फर्क होता है, बस नॉट की वजह से एक में काम का होना पाया जाता है, नॉट की वजह से एक में पाया जाता है काम का नहीं होना, ठीक है, एक में काम का नहीं होना पाया जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं 2 स्ट्रक्चर आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से बन गए होंगे। इसको बढ़िया से लिख लेना, सब्जेक्ट। अच्छा एक काम करते हैं, 2-4-5 मिनट बच ही गया है तो हम 2-4 शब्दों को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बात बताइए, क्या आपको पता है सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है पता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पता है? मेन वर्ब क्या होती है पता है? ऑब्जेक्ट क्या होती है पता है? अदर वर्ड क्या होता है पता है? चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं, अभी टाइम हमारे पास, एक्सप्लेन कर देते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर सब्जेक्ट की बात करें, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपके दिमाग में पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन की क्लास अगर दिमाग में है कि हाँ सर सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता, और सब्जेक्ट होते हैं 2 प्रकार के, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही शी इट नेम आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी यू और दे आता है। यही तो है, ये दिमाग में आ गया होगा। तो उन्हीं लोगों की बात हो रही है यहां पे। सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य में काम करने वाला वह व्यक्ति जो स्वयं काम कर रहा हो, समझ रहे हो नहीं, वही हमारा कर्ता होता है। मैं खाना खा रहा हूं में काम कौन कर रहा है? आपको सर मैं कर रहा है। मैं खाना नहीं कर रहा, मैं खाना नहीं खा रहा हूं में काम, खाना कौन नहीं खा रहा? आपको सर मैं। तो बस दिमाग में रख लीजिए कि मैं जो है हिंदी में, अंग्रेजी में उसको आई बोलते हैं, बस हो गया सब्जेक्ट। अब दूसरा हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हिंदी में होता है सहायक क्रिया। ध्यान सुनिएगा, मैं बता देता हूं, अच्छे से बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब होती है, हिंदी में सहायक क्रिया होती है। अब ध्यान सुनिएगा, हम हेल्पिंग वर्ब का हिंदी सहायक क्रिया बोल रहे हैं। सहायक मतलब सहायता, सहायक मतलब सहायता, और क्रिया मतलब काम। ध्यान सुनिएगा, मैं फिर बता दूं, अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब सब्जेक्ट से जुड़ नहीं पाएगी। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। 2 वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, समझ रहे हो नहीं? किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब होंगी ही होंगी, किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब जरूर होंगी। क्यों? क्योंकि एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को सब्जेक्ट से चिपकाना। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है किसको? मेन वर्ब को किससे चिपकाना? बोलो, मेन वर्ब को सब्जेक्ट से चिपकाना। मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब को होता है मुख्य क्रिया। मेन काम कौन सा हो रहा है बताओ? मैं खाना खा रहा हूं, मेन काम कौन हो रहा है? मेन काम हो रहा है खाने का, तो उसको ईट बोला गया, उसको ईट बोला गया। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, देखिए मैं आपको बता दूं, मेन वर्ब तो बदलती रहेगी, दिमाग में सेव करो, मेन वर्ब तो बदलती रहेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलेगी। मेन वर्ब सेंटेंस के हिसाब से बदलेगी, मेन वर्ब सेंटेंस के हिसाब से बदलेगी, मेन वर्ब सेंटेंस के हिसाब से बदलेगी, और हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से बदलेगी। सेव करो दिमाग में, बोलो अपने मुंह से, मेन वर्ब कैसे बदलेगी? मेन वर्ब बदलेगी सेंटेंस के हिसाब से,
जैसा सेंटेंस दिया जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब बदलेगी टेंस के हिसाब से। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर होता है, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर टेंस बदल गया तो हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगी। देखिए, तो हमने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है। हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब और सब्जेक्ट को चिपकाना। जैसे कि हमने कई बार एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि अगर घर में सब्जी बनती है, अगर घर में सब्जी बनती है, मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको, अगर घर में सब्जी बनती है तो आपको पता है सब्जी बनाते वक्त आलू, प्याज, टमाटर, मिर्चा सब उसमें डाला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मसाला भी डाला जाता है, समझ रहे हो नहीं। मसाले का काम पता क्या है, मसाले का काम है आलू, प्याज, टमाटर को एक ही में जोड़ना, एक ही में चिपकाना, एक दूसरे से रिलेशन बनाना। अच्छा बताओ, क्या जब मसाला सब्जी में पड़ता है तो क्या आलू, टमाटर, प्याज अलग अलग रहते हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, वो एक दूसरे से रिलेशन बना लेते हैं। यानी कि मसाला क्या करता है, एक दूसरे को चिपकाने का काम करता है। मसाला क्या करता है, एक दूसरे को चिपकाने का काम करता है। वही हाल यहां पर हेल्पिंग वर्ब का भी है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और सब्जेक्ट को चिपकाने का काम करता है। जैसे घर की जुड़ाई होती है, आपने देखा हो घर की जुड़ाई होती है ना। जब घर की जुड़ाई होती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, ईंट पे ईंट रखते चले जाते हैं, घर बन जाता है ना। नहीं भाई, ईंट पे ईंट रखने से थोड़ा ना बनता है। ईंट पे ईंट रखने से पहले बीच में मसाला लगाते हैं, बीच में मसाला लगाते हैं, सीमेंट और मोरंग गिट्टी का मसाला लगाते हैं। तो उस मसाले का काम क्या है, उस मसाले का काम है दोनों ईंटों को चिपकाना। तो वही काम यहां पर हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, दोनों ईंटों को चिपकाना। ये ईंटें नहीं है, ये मेन वर्ब और सब्जेक्ट है। सुने, तो मेन वर्ब को सब्जेक्ट से कौन सहायता करके चिपकाता है, तो आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस वाली टेबल, याद है? नहीं याद है तो पुरानी प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए इंग्लिश में। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस वाली टेबल। अदर वर्ड का मतलब होता है इसी में कुछ अन्य शब्द, इसी में कुछ अन्य शब्द जो हमारे इनके अलावा बच जाते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो बच जाते हैं उनको हम किस में डाल देते हैं, अदर वर्ड में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपका समय हो रहा है, 57 मिनट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई, जितना हो सका मैंने आपको एक्सप्लेन किया और जितना हो सका मैंने एग्जाम्पल भी दिए। अगर ये सीरीज आपकी समझ में आई है, इंग्लिश आपकी समझ में आ रही है, ठीक है, तो अगली वाली सीरीज में भी हम 2 सेंटेंस सिखा देंगे। कौन कौन से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके स्ट्रक्चर बनवा देंगे, उसका ट्रांसलेशन करवा देंगे। एक चीज़ और जान लीजिए, ये तो पता है ना कि हा बताता है प्रेजेंट, रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको दिमाग में मत रखो, अभी टेंस पढ़ाते वक्त सब रटा देंगे। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। और कुछ हमें बात करनी है आप लोगों से, कुछ हमें आप लोगों से बातें करनी है। तो लेकिन अब आरती स्टार्ट हो गई है तो उसकी आवाज़ भी आपकी इसमें पड़ जाएगी। चलो बता ही देते हैं, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की, बुरा मत मानना। लेकिन जो टीचर हैं, जो लोग कहीं पर टीचिंग कर रहे हैं, जो लोग कहीं पर पढ़ा रहे हैं, जो लोग भी कहीं पढ़ा रहे हैं, उनके लिए मेरी ये सलाह है, रिक्वेस्ट है। सुने, अगर आपके पास टीचिंग की स्किल नहीं है, अगर आपके पास टीचिंग की स्किल नहीं है, भाई स्किल का मतलब क्या, आप ट्रेनी नहीं है, आपने बीएड बीटीसी नहीं कर रखा है, सुने, उसके बावजूद भी आप वहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, तो सीधा सा जान लीजिए आप सही से नहीं पढ़ा पा रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। एक काम करिएगा, छोटी क्लास में पढ़ा रहे हो सारे बच्चों को चेक कर लेना, बड़ी में पढ़ा रहे हो सारे बच्चों को चेक कर लेना। अगर सारे बच्चे अच्छे हैं तो समझ लेना कि आप अच्छा कर रहे हैं, अगर सारे बच्चे अच्छे नहीं तो मतलब आपको अभी और सीखने की ज़रूरत है। तो जो लोग अनट्रेंड हैं और टीचिंग में लगे हुए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार अच्छे से सिलेबस को या कहीं पर भी ट्रेनी बन के ट्रेनिंग कर लीजिए, सीख लीजिए कि कैसे कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है। मतलब हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ना हम आपसे कर रहे हैं कि आपका काम छूट जाए, लेकिन हमारे घर में 2 बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम हुई, वो हम उनकी कॉपी देखे, इस वजह से हम थोड़ा दुखी भी थे कल। तो इस टॉपिक पर बात हम किसी दूसरे दिन कर लेंगे, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, हमारा समय भी ख़त्म हो रहा है। सुने, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं और फिर किसी दिन इस टॉपिक की बात करेंगे। तो इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।